जय श्री कृष्णा यार सबको। डे 1 मेट्राइसिस जो बोला था यार, वहीं से स्टार्ट करते। ठीक, चैप्टर बहुत ही आसान है, समझना भी बहुत आसान है। जेई में हर साल क्वेश्चन आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा, एडवांस में भी क्वेश्चन मिलेगा, एज वेल एज इसकी वेटेज बोर्ड्स में भी आपकी कम से कम मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट की साथ में मिला करके 8 से 12 मार्क के बीच कुछ रहती है, शायद उससे ज़्यादा भी होती है। अपने को इतना कुछ लेना देना नहीं है, चैप्टर को समझ में आना चाहिए बेटा। आसान चैप्टर इसलिए उठाए, सबसे पहले मैथ से प्यार बढ़ेगा बेटा, ठीक है। प्रेमिका आएगी तभी तो टाइम ज़्यादा तू स्पेंड करेगा, सही बात है ना। प्यार बढ़ेगा तभी तो बेटा मैथ्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। मेट्राइसिस है चैप्टर का नाम, मतलब क्या होता है देख, टिपिकल बकलोली है ये, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, सीधा सीधा बहुत ही डायरेक्ट बात करूँगा, ठीक। पहली चीज़, मेट्राइसिस बेसिकली क्या है, तेरा एक्सेल है, तूने एक्सेल देखा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, बेसिकली तेरा एक्सेल है। कंप्यूटर की भाषा में अरेंजमेंट ऑफ एरे, पता नहीं है कि क्या क्या बोलते हैं, अपने को कुछ नहीं जाना। बेसिक एक्सेल है, तेरे पास रोज होंगी, तेरे पास कॉलम होगा, सिंपल सी भाषा है, ठीक है। यहाँ पर तेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई होगी, ठीक है। ये तेरे पास यहाँ पर कहीं पर डेफिनेशन लिखी है, देख आगे डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन बेटा तू कंप्यूटर्स में यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने को कहीं काम नहीं आने वाली, तो आगे बढ़। द नंबर्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है ना बेटा, ये बहुत सही दिया, बहुत सही दिया यार। तुझे पता है कि यार एक्सेल क्यों यूज़ करता है, डेटा डालने के लिए। हम लोग डेटा कैसे डालते हैं, टीचर्स को कभी डेटा डालते हुए देखा है, या तूने अपनी रिपोर्ट कार्ड तो देखी ही होगी, ठीक है। 11वीं तो बर्बाद ही होगा फॉर श्योर है, तभी तो इस चैनल से पढ़ रहा है, वरना तो तू अच्छे लोगों से पढ़ता, ठीक है। तो बेटा समझ इस बात को, डेटा में क्या होता है, यहां पर तेरे पर लेफ्ट साइड जो आपकी फर्स्ट कॉलम चालू होती है, उसमें तो नाम लिखता है, ठीक है। स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, और अगर रिपोर्ट कार्ड होगी तो सब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे। फिर ऊपर हेडिंग ली जाती है, टर्म 1, टर्म 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, क्विज 1, क्विज 2, मिड सेम, एंड सेम, जो भी है वो लिखा जाता है। तो देख, तेरी एक कॉलम डिफाइन हो गई, तेरी एक रो डिफाइन हो गई। रो में मैं क्या बता रहा हूँ, टर्म 1, टर्म 2 के मार्क्स बता रहा हूँ। कॉलम में मैं क्या बता रहा हूँ, सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ। और फिर तू अंदर क्या लिखता है, डेटा लिखता है, सही बात है। बिल्कुल सेम चीज़ देख उन्होंने की है। नोटबुक्स और पेन्स, राधा, फौजिया, सिमरन, फौजिया बेन, ठीक है, बुरा मत मानना अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो। इन तीनों ने इतने इतने नोटबुक्स लिए और इतने इतने बेटा पेन्स लिए, क्लियर है, ठीक। तो उस डेटा को इन्होंने किस में लिखा बेटा, मैट्रिक्स में। किस में लिखा, मैट्रिक्स में, ठीक। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं यार, देखना क्या होता है, ठीक है। चल, तो यार पहले तो मैट्रिक्स का साइन समझ, इस टाइप का कुछ साइन होता है मैट्रिक्स का, समझ में आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तूने स्क्वायर ब्रैकेट्स देखे होंगे ना, वो पी के बाजू में लिखे हुए होते हैं कीबोर्ड पर, बेटा वैसे ही होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें लिखी होती है, जैसे कि देख 1 0 2 1 0 2 3 4 5, ऐसे तो कुछ भी लिख सकता है, नंबर्स लिख सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स लिख सकता है, जो मन करे बेटा, अपना ही है, पापा ने खरीद के दिया है मुझे, ठीक है। अब बात सिंपल सी है बेटा, इनको बोलते क्या है वो समझ। तू कोई चीज डाल रहा है, तू कोई चीज अंदर डाल रहा है, अंदर डाल रहा है तू, ठीक है बेटा, टेंशन मत ले, दर्द नहीं हो रहा, ठीक। इनको बोलते हैं बेटा एंट्रीज। क्या बोलते हैं, एंट्रीज, ठीक। एंट्रीज, एंटर कर रहा है इसलिए एंट्रीज, या फिर सस्ती भाषा, नो बकवास, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। ये दो वर्ड्स हैं इनको बोलने के। 3 एक एलिमेंट है,
4 एक एंट्री है, 5 एक एलिमेंट है, 2 एक एंट्री है, 2 को एलिमेंट भी बोल सकता हो, एंट्री भी बोल सकता हो, जो तेरे को मन करे, अपना ही है, ठीक। ये मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोशन, अंदर जो लिखा वो एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब नेक्स्ट बात समझ यार, बात ये समझनी है कि तेरे को ये पता है कि ये क्या होता है बेटा, रोज होते हैं। तेरे को ये पता है कि ये क्या होता है बेटा, कॉलम्स होते हैं, ठीक। अब अगर कोई तुझसे ये पूछे कि कितने रोज, भाई 2 रो। कितने कॉलम, भाई 3 कॉलम, ठीक है। ध्यान से समझ इस बात को। हर मैट्रिक्स के नीचे बेटा, हर मैट्रिक्स के नीचे, ठीक है, हम लोग डिफाइन करने के लिए, जो पुराने लोग थे, हर मैट्रिक्स के नीचे क्या करते थे बेटा, ये लिखते थे। ध्यान से देखिए क्या नंबर है, 2 और 3, 2 रो 3 कॉलम। पहले लिखते थे, अब उन्होंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने बेटा एक और शब्द को इजाद किया जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा रोज इनटू कॉलम। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, रोज इनटू कॉलम। हमेशा रोज क्रॉस कॉलम लिखा हुआ होता है, इनटू मत बोल, क्रॉस बोल, ठीक है, रोज क्रॉस कॉलम। 2 क्रॉस 3, अ मैट्रिक्स हैज एन ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3। मुझे इससे क्या समझ में आता है कि उसके बाद 2 रो 3 कॉलम होंगी, ठीक बात है। एंड मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैज एन ऑर्डर ऑफ 4 क्रॉस 1। 4 क्रॉस 1 मतलब 4 रोज 1 कॉलम। सही बोला यार तू मन में। 5 क्रॉस 3 का क्या मतलब होगा, 5 रो 3 कॉलम। 5 क्रॉस 3 बोला ना मैं, हाँ, 5 रो 3 कॉलम। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर। और ऑर्डर से एक और चीज चमक सकती है बेटा, जब मैंने इनटू बोला था ना ऑर्डर में, तो इनटू कर एक बार, 2 × 3 कितना होता है, 6। इस वाले केस में देख नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। सही बात है, आई बात समझ बेटा। नेक्स्ट चल ऐसा करते हैं, 4 क्रॉस 1 बनाते हैं। 4 क्रॉस 1 मतलब, ध्यान से समझ, 4 क्रॉस 1 मतलब 4 रो 1 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, ऐसे लिख दूं, 4 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, 4 रो 1 कॉलम। 4 × 1 कर 4, देख 4 एलिमेंट्स नहीं लिख दिए मैंने। तो बेटा पहली चीज तेरे को यहां से ये समझ में आ जाती है कि तेरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा तेरा ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे, ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। यहां तक बात घुसी, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक, पक्का। आगे बढ़े, चल साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, इसी में से देखते जाएंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। देख ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, -2 5 0 √5 3 6 2 + आयोटा 3 -½ 3.5 -1 2 c = 1 + x क्यूब 3 cos x sin x + 2 tan x। इसलिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बेटा क्या बोला गया था कि या तो तुम कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है, या फिर तुम फंक्शंस भी डाल सकते हो। वी नो दैट 1 + x एक लीनियर फंक्शन है, x क्यूब एक क्यूबिक फंक्शन है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई बात समझ, यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है, बस वहां कुछ भी मत डाल देना बेटा अंदर, ठीक है। आई होप तू समझ गया, अगर तू नहीं समझा तो जाके पोगो देख। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा, आगे देख, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में समझेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। बुक खोल के रखा बाजू में अपने, एनसीईआरटी खोल के रख, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है एक चीज को, ठीक, एक सेकंड बस, हाँ चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा ऑर्डर की, लेकिन ऑर्डर से पहले बेटा कुछ चीजें हम लोग को देखनी पड़ेंगी, और वो क्या है कि मैट्रिक्स में बेटा एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स को भी लिखने का एक तरीका होता है।
मैट्रिक्स को लिखने का क्या तरीका होता है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर मुझे लेबल करना है या मुझे बताना है कि ये एक मैट्रिक्स है, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब अगर ये मेरी मैट्रिक्स है तो मैं इसको इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए से डिनोट करूंगा, स्मॉल ए से नहीं। ठीक है, ये बेटा वही है, फिलॉसफी है, जैसा बोल दिया वैसा है। ठीक है, एक्सिस को एक्स वाई जेड मान लिया था, एलएमएन भी मान सकते थे लेकिन उन्होंने एक्स वाई जेड माना, तो वैसे ही बेटा मैट्रिक्स को कैपिटल ए से हमने किया डिनोट। आई बात समझ? ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। एलिमेंट्स को लिखने का बेटा तरीका क्या है, जो मैंने बोला बेटा, साथ साथ पानी पीते रहना। ठीक है, चलो लेट सपोज इसका ऑर्डर है बेटा, पहले तो मैं बेसिक 2x3 में जाता हूं। ठीक है, बेसिक 2x3 ऑर्डर है। इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम। मैं इधर एक बार के लिए 2 रो मेंशन कर देता हूं, और ये तेरी हो गई बेटा 3 कॉलम। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट नंबर 1 को 2 बोलता हूं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना है इस बात को, जो लेटर इधर लिखा है ना उसका स्मॉल अल्फाबेट, मतलब लोअर केस में, जनरल बेसिस पर कुछ भी हो सकता है, वो भी चलता है, ए आई जे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे के फॉर्मेट में। ये आई अने जे क्या छे? आई और जे बेटा यहां पर होते हैं तुम्हारे रो और कॉलम। ठीक, आई और जे क्या होते हैं? तुम्हारे रो और कॉलम। मतलब 2, जो तुम्हारा 2 है, ध्यान से देखना, जो तुम्हारा 2 है वो बेसिकली बेटा A11 है। A11 का मतलब हुआ इट इज एन एलिमेंट, स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स एलिमेंट, स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स एलिमेंट, स्मॉल बी विल ऑल्सो रिप्रेजेंट मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स। ठीक, 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसका सिग्निफिकेंस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा नंबर आया बेटा? 2 आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 आया, इसलिए उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? A12 से, उसका आंसर होगा बेटा 3। सिमिलर बेसिस पर बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आंसर क्या आएगा बेटा? 4। ऐसे ही बेटा 5 6 7 को तू लेबल करेगा। बट एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक मार, पॉज कर, लिख 5 6 7 को। किया पॉज? लिख दिया? मैं आंसर बताता हूं, वेरीफाई कर ले। 5 हो जाएगा बेटा तेरा A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 6 तेरा हो जाएगा A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 7 तेरा हो जाएगा बेटा A23, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आई बात समझ? ठीक है, याद रखना बेटा, जो ऑर्डर होता है ना वो लास्ट एलिमेंट होता है। जो ऑर्डर होता है ना वही आपके मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट होता है एक तरीके से। मतलब ऊपर से नीचे आप देखोगे तो लास्ट में जहाँ पर ख़त्म होगा वो आपका ऑर्डर भी वही होता है, और एलिमेंट का नेमिंग अगर आप करते हो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वो आपका हो जाएगा। दिस इज़ योर बेसिक्स। ठीक है, अच्छा, अब बेटा एक कंडीशन आती है इसमें छोटी सी, जो बेटा जेई के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है बेटा? पहली कंडीशन की बात करता हूं, तो आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड टिल द, अगर मैं आर क्रॉस इसको सी लिखता हूं, लोग इसको m क्रॉस n भी लिखते हैं, बहुत जगह तुम्हें m क्रॉस n भी दिखाई देगा। एनसीईआरटी में m क्रॉस n है, चलो हम भी m क्रॉस n ले लेते हैं। मैं रोज इनटू कॉलम लेता हूँ या रोज क्रॉस कॉलम लेता हूँ, सो दैट बोलने में आसानी हो, तुमसे बात करने में आसानी हो। आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड टिल m। इस बात को जरा ध्यान से गौर से समझना बेटा, क्या लिखा है। आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1
मतलब देखो, कोई भी, पहली बात तो ये तुम्हें ये समझना है कि आई क्या है बेटा, ये देखो आई कहाँ था बेटा, कोई भी एलिमेंट को लिखने में, कोई भी एलिमेंट को लिखने में ए आई जे का फॉर्मेट यूज किया जाता है, ठीक है। आई क्या था बेटा, रोज का नंबरिंग, रोज का नंबरिंग A11 A23 है ना, रोज का नंबरिंग था। तो रोज कहां से स्टार्ट होती है हमेशा बेटा, एक रो तो होगी होगी, कोई भी तू यार, तू एक्सेल में कुछ भी काम कर, कुछ तो लिखेगा तो एक रो तो तेरी कंप्लीट होगी। तो मिनिमम वैल्यू आई की 1 हो सकती है, यहां पर भी मैंने देखा आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। और मैक्सिमम वो कहां तक जाएगा, जितने तेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ रोज तेरे 2 थे, तो वो तेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आई की। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टिल 2 इन दिस गिवन कंडीशन। सिमिलर बेसिस पर बेटा जे भी है, जे भी बेटा सिमिलर बेसिस पर है। इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टिल द नंबर ऑफ कॉलम्स सी या फिर n, ठीक है। ये बेटा दोनों कंडीशन लिख ले, बहुत काम की चीज है। आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड टिल m, j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड टिल n, वेयर ऑर्डर इज योर m क्रॉस n, वेयर ऑर्डर इज योर m क्रॉस n। आ गई बात समझ, पक्का यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब बेटा एक चीज मैं तुझसे पूछता हूं, मैंने तेरे को एक मैट्रिक्स दे दी, सबसे पहले मुझे इसका ऑर्डर बता, कैसे लिखते हैं ऑर्डर, याद करेंगे, जितने रोज जितने कॉलम्स और बीच में क्रॉस। कितने रोज है बेटा, कितने कॉलम्स है, देख तू मन में बोला, बोला ना तू मन में, समझ में आया इसका मतलब तुझे। ऐसे करते हैं बेटा क्लास में, तू ऑनलाइन देखेगा ना, ऐसे कर, ऐसे जब तू बोलता जाएगा ना तेरे को समझ में आता जाएगा, और तेरे को समझ में आता जाएगा ना मतलब काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, तेरी जेई में रैंक एक एक नंबर से बढ़ रही है बेटा, समझते जाए इस बात को, ठीक, समझ में आना चाहिए। 3 क्रॉस 3, ठीक, ऑर्डर समझ में आया। अच्छा, जो तेरा आई होगा, जो तेरा आई होगा, आई किसका आई बेटा, ए आई जे, अगर ये मेरी मैट्रिक्स कैपिटल है। अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, एलिमेंट्स को किस फॉर्मेट में लिखते हैं बेटा, अभी दिखेगा इस फॉर्मेट में, अभी दिखेगा, इसके आगे फिर ऑर्डर भी लिखा जाएगा, अभी दिखेगा ये चीज, अभी टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगा क्या लिखा जाता है, इस पे अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आई कहां से कहां रेंज करेगा बेटा, मिनिमम वैल्यू आई की 1 से स्टार्ट होगी, ये तो हमें पता है, कहां तक जाएगी, जितने तेरे नंबर ऑफ, वेरी गुड, रोज है। जे की वैल्यू कहां से जाएगी, जितने तेरे नंबर ऑफ कॉलम्स है, वेरी गुड। आई बात समझ, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल क्लियर करेंगे शुरू में, चल भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुझसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझे बता A23 की वैल्यू क्या है, A33 की वैल्यू क्या है, और तुझसे पूछ रहा हूं A12 प्लस A21 की वैल्यू कितनी है, तीनों के आंसर बता। वेरी गुड, A23 की वैल्यू बिल्कुल सही बताई तूने, 8। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला नंबर। A33 सही है भाई, 3 है आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। A12 प्लस A21, A12 क्या होता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या आंसर है, 4 है, वेरी गुड। A21 क्या आंसर है, वेरी गुड, 6 है, आंसर कितना अपना 10। यार गलती कर दी, मुझे A12 प्लस A33 करना था, थाला फॉर एवर, सही बात है ना यार, ज्यादा ना मैच मत देख, पढ़ ले, नहीं तो बेटा तेरी टीम जरूर जीत जाएगी लेकिन तू जेई में नहीं जीतेगा, समझ में आ गई बात, पढ़ ले, चल ठीक है, थाला फॉर एवर, फिर भी थाला फॉर एवर। चल आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। यार मेरी स्क्रीन बहुत ऐसे हॉच पॉच होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी करता हूँ मैं, ठीक, लेकिन समझते जाना यार साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में कट्स दिखेंगे तुम लोग को, क्योंकि कैमरा की रिकॉर्डिंग वो लिमिट रीच आउट हो जाती है 20-30 मिनट के आसपास,
तो जो भी है आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। चलो तो देखो, सब बता दिया, सब बता दिया, सब बता दिया, सब बता दिया, सब बता दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तुम लोग को यहाँ पर क्लियर कर दिए थे, ये होंगे। ओके, ऑल राइट, वी शैल फॉलो द नोटेशन। ये देखो आ गया बेटा नोटेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ध्यान से देखना, जो मैं तुम लोग को तब से कह रहा था कि एक चीज़ आनी बची है, ठीक है, ये था बेटा वो, ये नोटेशन। इस नोटेशन को ज़रा ध्यान से समझना, इस बात को। ए आई जे एम क्रॉस एन है तुम लोग का, इसका मतलब क्या है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड मूव ऑन टिल एम, एंड जे विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड मूव ऑन टिल एन। ये इसका मतलब होता है। ए आई जे मैंने तुम लोग को बता ही दिया है कि आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने क्लियर कर ही दी थी, बस आपका यही बचा था, एक कैपिटल ए मैट्रिक्स को आप ब्रैकेट जो आपके स्क्वायर है, जो मैट्राइज को डिनोट करने में लगते हैं, बीच में आपका ए आई जे लिखा है और नीचे आपका ऑर्डर एम क्रॉस एन लिखा है। वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्राइसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल के बारे में ही बात करने वाले पूरे चैप्टर में। यस, हो सकता है जेई में आए आपका क्या कॉम्प्लेक्स, और उस टाइप का क्वेश्चन आया भी हुआ है जहाँ पर ओमेगा यूज़ किया गया है। सब लोग को पता है ना ओमेगा क्या था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स लास्ट ईयर, नहीं? चल ठीक है, पढ़ा दूंगा, अभी टेंशन मत ले, ठीक। ये था बेटा, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट एक्स वाई इन अ प्लेन बाय मैट्रिक्स। ये जो चीज़ है बेटा, ये वाला पेज मैं वापस खोलूंगा जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में तुम लोग को बताऊंगा यार, यहाँ पर ना कुछ लाइन लिखी हुई थी। जब हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, ये कुछ टाइप ऑफ मैट्राइसेस होती हैं जो मैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में बात करने वाला हूँ। उस चैप्टर में जब बात करेंगे ना, तो इन चीज़ों की ये जो लाइन लिखी है ना, इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत यूज़फुल है। और स्पेशली वेक्टर्स में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वेक्टर में तो भाई मज़ा आ जाएगा जब तुम लोग को ये पता लगेगा ना कि मैट्राइसेस से वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तुम लोग ने तो आज तक फिजिक्स में कुछ वेक्टर पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़ा था, आज तक तुम लोग को यही नहीं समझ में आया कि वेक्टर लगाते कैसे। सही बात है कि नहीं? तुझे आया तो अच्छी बात है, बाकी लोग को नहीं आता है, मुझे पता है, ठीक, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मैट्राइसेस के थ्रू वेक्टर सॉल्व हो रहा है। भाई तो वेक्टर में बाप बन जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। माँ कौन होगी वो तेरे को पता। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें जब आगे देखेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। चल बेटा, पहला एग्जाम्पल आ गया टेक्स्ट बुक का, इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 and 3 रिप्रेजेंट अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? तो ध्यान से समझते हैं इसको, तेरे को एक मैट्रिक्स में लिखना है। चल मैट्रिक्स में डायरेक्टली लिख देते, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से, तुझे भी नहीं होगी। 3x2 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। 3 रो 30, 25, 27 और 2 कॉलम बेटा 25, 31 और 26। 3x2 हो गई, बन गई बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आने वाला है? नहीं आने वाला है, बस एग्जांपल करवा रहा हूँ। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स? थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये वाला नंबर, तो इट रिप्रेजेंट्स 26 और इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री नंबर 3। कोई प्रॉब्लम? पक्का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स वर्किंग। चल भाई सही है अपना आंसर, और अपने तो 26 भी लिख दिया। टीचर एक्स्ट्रा मार्क फॉर एक्स्ट्रा वर्क, है ना। चल आ गया बेटा, ये थोड़ा सा काम का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसके अंदर। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। मैंने एक चीज बताई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? कितने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? जितने, जो आपका ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन हो वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको आंसर 8 चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको आंसर? 8। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 8 आंसर लाने के लिए, रुक जा, मुझे अगर 8 आंसर लाना है, क्या लाना है? 8।
तो बेटा मैं 8 इंटू 1 या 1 इंटू 8 भी कर सकता हूँ, मैं 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 भी कर सकता हूँ। क्या और कुछ पॉसिबल है? क्या एक तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता मैंने एक्चुअली 8 के सारे फैक्टर्स लिख दिए? चमका बेटा, 8 के फैक्टर्स लिख दे। फैक्टर्स क्या होते हैं? उन दोनों को तू मल्टीप्लाई करेगा तो वही आंसर आएगा। मैंने 8 के बस वो फैक्टर्स लिखे, मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ एंट्रीज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8 क्रॉस 1 मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएंगी जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 क्रॉस 8 भी मैट्रिक्स 8 एलिमेंट, 2 क्रॉस 4 भी, 4 क्रॉस 2 भी, तो ये 4 बनेगी। समझ में आया? इजी था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये देख वही आंसर है अपना। चलो जी, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक एक लाइन इसकी समझना। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, whose elements are given by aij is equal to half times mod of I minus 3j। mod of I minus 3j, mod फंक्शन याद है? जो भी अंदर लिखा है वो पॉजिटिव हो जाए। 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है और हाफ टाइम्स I माइनस 3j चाहिए। चलो जी, ठीक है, 3 क्रॉस 2 है ना? हाँ चलो, तो ये है मेरी बेटा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या लिखा है? हाफ टाइम्स मॉड ऑफ I माइनस 3j। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले याद करते हैं बेटा, मैंने तुझे बताया था कि अगर तू एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिख रहा है तो I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से लेकर के 3 तक। J की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से लेकर के 2 तक। करेक्ट बात है, समझ में आई बात? अगर ये समझ में आया तो aij क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो अगर कोई तुझसे पूछे कि a11 क्या है, अगर कोई तुझसे पूछे a11 क्या है, इसका मतलब तू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 नहीं डालेगा? डालेगा ना a11, क्योंकि कोई भी नंबर को हमेशा, कोई भी एलिमेंट को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? aij के फॉर्मेट में। तो a11 लिखेगा तो तेरा a11 क्या बन जाएगा बेटा? I की जगह 1 डाल, J की जगह भी 1 डाल। आंसर कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स 1 माइनस 3, जो कि होता है बेटा -2, लेकिन मॉड में बेटा -2 कितना हो जाएगा? 2 ही, क्योंकि +2 इंटू हाफ, आंसर आ जाएगा तेरा 1। तो पहला एलिमेंट तेरा हो जाएगा 1। आई बात समझ? अब ऐसे करके तू सारे एलिमेंट निकाल, जल्दी जल्दी निकाल। मैं और 1-2 निकाल देता हूँ तेरे लिए। अच्छा, पहले तो ऐसा करते हैं, इस बात को समझते हैं कि I की वैल्यू 1 है तो मैंने J की वैल्यू 1 डाली। अब I की वैल्यू मैंने अगर एक बार के लिए 1 फिक्स कर दी तो हमें पता है J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटा? 1 से 2 तक। तेरे को भी एक चीज़ पता है बेटा कि ये नंबर तेरा A11 होगा तो ये वाला नंबर तेरा A12 होगा, और A13 डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि J की वैल्यू मिनिमम 2 जा सकती है, क्योंकि तेरे पास 2 ही कॉलम हैं, तो J की वैल्यू 3 तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब मैं पहले ऐसा करता हूँ, सारे रो वाइज निकाल लेता हूँ या सारे कॉलम वाइज, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर सकता है। बस हम लोग को एलिमेंट्स निकालने और लिखने हैं। मैं एक और निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी तू आगे बढ़ते जा, ठीक है? A12 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A12 मतलब हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ I की जगह बेटा 1 डालेगा, -3 इंटू 2 करेगा, आंसर हो जाएगा तेरा 1 माइनस 6 इज -5, उसका मॉड लेगा तो 5 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा तेरा 5/2 या 5/2। तो यहाँ पर तू 5/2 लिख देगा। ऐसे ही तेरे फटाफट से तेरे सारे आंसर आ जाएंगे। A21 तेरा हो जाएगा 2 - 3 अंदर हो जाएगा तो तेरा आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है? A22 तेरा क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं 2 पर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि I की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक मैं जा सकता हूँ। तो अब मैंने सेकंड रो को चालू किया है तो मैं A22 और A21 ढूंढूंगा, ठीक है? तो A21 मेरा कितना हो जाएगा? I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1,
तो मेरा आंसर 1/2 आ जाएगा मेरे हिसाब से। A22 पर 2 - 6 तेरा 4/2 आंसर आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। फिर A31, 31 क्यों बेटा? क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा मैं A23 क्यों नहीं गया वापस? क्योंकि कॉलम तेरे 3 नहीं है, 2 ही है। A31 तेरा क्या हो जाएगा? 0, 3 - 3। A32 क्या हो जाएगा तेरा? 3 - 6 जो कि -3 होगा, लेकिन मॉड है तो 3/2 तेरा आंसर आ जाएगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। यस, देखो इन्होंने भी वही निकाला, 1 5/2, हाफ 2, 0 3/2, यही आंसर आ गए अपने भी। वेरीफाई किया तूने, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी तूने ये पढ़ा, अब ब्रेक ले, पानी पी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं यार अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पॉज कर, आगे बढ़ते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्टार्ट करें फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो यार अब टाइप्स के अंदर क्या हो गया है कि अब आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। क्या बताई जाएंगी वो भी बता देता हूँ। जो आपका ऑर्डर है वो कैसे बदलता है, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो पहला अगर तुम नाम देख रहे हो वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब सिर्फ और सिर्फ कॉलम तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे रो तो आएगी आएगी। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे यार? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, उसका अगर एक ही कॉलम है तो दिख रहा है सिर्फ एक कॉलम, सही बात है। अच्छा जी, अब जरा नीचे आओ, ये देखो ऑर्डर को लिखने का तरीका कॉलम मैट्रिक्स का। जो कॉलम साइड है, आपको पता है रोज क्रॉस कॉलम था, कॉलम क्या हो गया? 1। रोज आपकी कुछ भी हो सकती है, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉलम सबका मालिक एक। रो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो, मतलब इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? 1 क्रॉस समथिंग, रो एक, कॉलम अनगिनत, ठीक है। देख लो यार। अब आ जाओ बेटा यार स्क्वायर मैट्रिक्स पर। अब यार ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है, स्क्वायर नाम से क्या समझ आता है कि यार उसकी जो साइड लेंथ होती है वो सेम हो, मतलब जितने रोज उतने ही कॉलम, ठीक। तो जितने रोज उतने कॉलम, आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब आपकी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अब इसमें दिमाग क्या लगाना है? इसमें यार दिमाग बेसिकली इस बात पर लगना चाहिए कि रोज और कॉलम अगर मेरे इक्वल हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे सीधा सीधा m² या n² हो जाएंगे, या r² या c² हो जाएंगे। मतलब जितने आपके पास लेट्स सपोज 3 क्रॉस 3 है तो 3² आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली n² पूछा जाता है, ठीक है, n इंटू n इज n², ठीक। दूसरी चीज इसमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है, कभी कभी ये भी बोला जाता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का क्या मतलब होता है कि उसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। वो लोग 3 क्रॉस 3 नहीं लिखते, टाइम बचाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिख देते। तो ये थोड़ी सी काम की बात है। अच्छा ये देखो m क्रॉस m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अच्छा अब ध्यान देना जरा इधर, अगर मैं एक बात करूं A11, A22, A33, A11, A22, A33, क्या मैं बोल सकता हूं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल है यार। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आ गई कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
ठीक है, तो यहां पर आपने देखा है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, A11 A22 अप टिल ANN, ये आपके डायगनल्स होते हैं। ठीक, अब इन डायगनल से बहुत सारी चीजें बन के आती हैं जो हम लोग जेई के पर्सपेक्टिव से आगे देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा बेस देखेंगे बस। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 3x3 बनाई है। अगर आपके पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई आपसे A11 पूछे तो वो 1 है, A22 पूछे तो वो 5 है, और A33 पूछे तो वो 9 है। और ये तीन एलिमेंट्स को हम लोग डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? डायगनल एलिमेंट्स। अच्छा, नाउ देर इज समथिंग नोन एज सम ऑफ दीज डायगनल एलिमेंट्स। व्हाट? सम ऑफ दीज डायगनल एलिमेंट्स, सम एडिशन। अब उसमें क्या बोलते हैं यार, हिंदी में नहीं मुझे याद आ रहा है कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ट्रेस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रेस। ठीक है, टीआर भी लिखा जाता है बहुत जगह। ठीक है, ट्रेस का मतलब टीआर भी लिखा जाता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, लेट सपोज ये मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए आपका यहां पर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 1 + 5 + 9, जो कि आ गया अपना 15। गुण करके कुछ बोलते हैं ना यार, पता नहीं, लिख देना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, बेसिकली डायगनल एलिमेंट्स के सम को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेस। याद रहेगी ये चीज। इसकी प्रॉपर्टीज जब जेई के लिए पढ़ने बैठेंगे ना, मतलब आगे धीरे धीरे जब जेई के क्वेश्चंस पर आएंगे, धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करने। समझ में आया? बस ये एक चीज मैंने बता दी। आगे बढ़े? पक्का? ठीक, सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रेस। डायगनल एलिमेंट्स ये आपके होते हैं। लोग सोच सकते हैं कि ये भी आपके डायगनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, यही एक कंफ्यूजन लोगों को पैदा होता है। लेकिन मैट्रिसेस में जब हम डायगनल एलिमेंट्स की बेटा बात करते हैं, तो याद क्या करना है कि हम लोग उन ए आई जे को कंसिडर करते हैं जहां पर आई और जे इक्वल हो। आई और जे क्या हो? इक्वल। A11 बेटा इसका क्या हो जाएगा भाई मेरे? जल्दी बता, जल्दी बता, ये क्या है? A31 है। क्या आई और जे इक्वल है? क्या 3 और 1 इक्वल है? नहीं। समझ आई बात? डायगनल एलिमेंट्स कौन से लेने हैं? जब आई और जे इक्वल हो। गुड टू गो, आगे बढ़े। हो सकता है मेरी एनर्जी में तुम लोग को थोड़ी सी फर्क दिखे, वो सिर्फ इसलिए यार क्योंकि ये लेक्चर अगले दिन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उस दिन ख़त्म हो गया था मेरा स्टोरेज कैमरा का, तो अब एनर्जी थोड़ी सी हो सकता है चेंज हो गई हो। आगे बढ़ते हैं यार डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर। अभी हमने सिर्फ डायगनल सीखा, अब हम सीखेंगे डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगनल मैट्रिक्स का बेसिक मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। अब ध्यान से ये बात सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को। जिसका मिनिमम एक डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। डायगनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, और जो डायगनल है उसमें से मिनिमम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो मैंने वर्डिंग बोली है ना, ये जेई के एक शायद परम्यूटेशन के क्वेश्चन में आया था, मिनिमम वाला। ये करवाते हैं, ठीक है, मैं भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा आगे। बस ध्यान में एक ही चीज रखनी है। अगर इसको मैं बना करके एक बार दिखा देता हूं यार, ठीक है, चलो इधर ही बना देते हैं। तुम लोग एक चीज देख पा रहे हो, अगर मैं एक डायगनल एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ये भी एक डायगनल है। मैंने सबसे पहले क्या बोला? बेटा ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है। इसका ट्रेस क्या होगा? 3 + 0 + 0। सही बात है।
डायगनल एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, मिनिमम एक डायगनल एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मिनिमम एक डायगनल एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स डायगनल के अलावा बचे हैं वो सब के सब आर्यभट्ट जी के नंबर होने चाहिए। समझ में आ गई बात, आर्यभट्ट जी के नंबर। करेक्ट है, देखते जाओ यार, लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, जिसका आपका एलिमेंट बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ दिस इज सेट टू बी अ डायगोनल इफ बी आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग सबसे ज्यादा बेटा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, क्या ये एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, 1x1 है, उसके पास और कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, 1x1 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद कोई और कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझ आ गई बात, ठीक। अच्छा, b इज इक्वल टू, यहां पर देखो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। तो डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला, अगर अभी अभी मैंने बताया था, अगर एक आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसको आप ए आई जे के फॉर्मेट में लिख रहे हो, एम क्रॉस एम ले लो या एन क्रॉस एन ले लो, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्यों एन क्रॉस एन, सॉरी, ठीक है, क्यों हम लोग एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स जो ले रहे हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल अवेलेबल होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है। ये बात बेटा याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का ही होता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग हमेशा m क्रॉस m या n क्रॉस n लेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं एक डायगोनल एलिमेंट को डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला था कि a i j वेयर i इज इक्वल टू j अगर मेरा आएगा तो ये मेरा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा, a11 a22 a33 a44 a55। तो उसने डेफिनेशन में क्या बोला बेटा बी में कि i नॉट इक्वल टू जे, i नॉट इक्वल टू जे, a12 लिखा है बेटा, a13 लिखा है, a21 a23 a31 a32 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, वो सब के सब क्या होने वाले हैं, आर्यभट्ट जी के नंबर। सही बात, ठीक। तो अब ये चीज होती है बेटा, ये आपका ऑर्डर 1 2 3 है, ये मैंने आपको समझा दिया था। दूसरी चीज नेक्स्ट है बेटा डायगोनल का ई, एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स विच इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जितने भी आपके ए आई जे आई इज इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है, वो सब के सब सेम होने चाहिए। 3 3 3 4 4 4 5 5 5 आयोटा आयोटा आयोटा, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, ओमेगा भी डालूंगा, और ओमेगा का एक क्वेश्चन जेई शायद 2021 का है, बाकी मुझे याद नहीं है 2020 का या 2021 का है, ओमेगा का भी क्वेश्चन है। समझ में आई बात, तो कुछ भी हो सकता है, बस डायगोनल क्या होने चाहिए आपके, इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। और क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपके बाकी सारे डायगोनल के अलावा क्या होंगे, शून्य। ये देखो बी आई जे जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और बी आई जे इज इक्वल टू के फॉर सम कांस्टेंट के। तो यहाँ पर देखो इन्होंने वो भी दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो √3 -1 और 3, ये आपके क्या हो गए, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब आपका क्या पार्ट बचा बेटा, लास्ट पार्ट बचा है मेरे हिसाब से, और नहीं 2 पार्ट बचे, नल भी बची होगी, ठीक है। अब आ गया बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी क्या है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स का बच्चा समझ लो, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक फ्लो चार्ट बना करके दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, वो जो बचपन में क्वेश्चन करते थे ना, आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर और ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर, वैसे ही ये टाइप का एक चीज हो गई बेटा। अब ध्यान में क्या रखना है यार, तुम समझो मेरी एक बात को,
आइडेंटिटी मतलब ये होता है, देखो आइडेंटिटी मतलब मैं सिंगल आइडेंटिटी, देखो ये आइडेंटिटी वर्ड हमने फंक्शन में भी यूज़ करूँगा अभी जब पढ़ाऊँगा तो, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है अकेला, मैं अकेला मतलब वन, यूनिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज वन, और बाकी सब तो जीरो होंगे क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो जरा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड द रेस्ट आर ऑल जीरो, ये आपकी डायगोनल हो गई, ये आपकी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हो गया, ठीक है। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैं समझा देता हूँ, अभी ये लिख करके बताऊंगा तुम लोग को। और ऑब्जर्व दैट अ स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल टू 1, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज clearly a scalar matrix. Every identity is a scalar, but every scalar is not identity. इसको मैं जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेता हूं बेटा। यहां पर देखना जरा, तो मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का फ्लो चार्ट है। ये बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है जो एनसीईआरटी बेसिस पर है, पहले उतना पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस पर। और ये जो राइट साइड है ये थोड़ा सा जेई टाइप बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा बस खोलूंगा। पहली चीज है डायगोनल, दूसरी है बेटा उसका बच्चा है स्केलर, और उसका बच्चा है बेटा आइडेंटिटी। यहां पर क्या थे, जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी सब आपके जीरो हो जाएंगे। मैं 3x3 बना रहा हूं, आई होप मैंने ठीक ही बनाई है। 6 और 3 9 एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब बेसिकली डायगोनल के अलावा सब आपके जीरो होने चाहिए। समझ में आ गई बात। स्केलर में क्या था कि ये तीन आपके इक्वल होंगे, मैं समराइज कर रहा हूं बस सारी चीजों को, ये तीन आपके इक्वल होंगे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, और बाकी सब तो जीरो होंगे क्योंकि ये डायगोनल का बच्चा है। अब यार मैं अपने पापा पर गया तो ट्रेड्स तो सेम लूंगा, तो डायगोनल का बेटा हुआ मतलब डायगोनल की सारी प्रॉपर्टी, डायगोनल की मेन प्रॉपर्टी ही क्या है कि बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल। आइडेंटिटी में क्या हो गया, ये के की वैल्यू मैंने, पापा ने बोला सबका मालिक एक, ठीक, ये हो गया तुम्हारा बेटा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो हमेशा बेटा इक्वल टू 3 होता है, याद रखना। इसका ट्रेस हमेशा आपका इक्वल टू 3k होगा, और इसका ट्रेस तो हमने देखा था कि हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना है। दूसरी चीज बेटा, एक चीज याद रखनी है आइडेंटिटी में, और वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी कभी हम लोग इधर लिख देता हूं, I1 I2 I3 I4 ऐसे लिखते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय I1? I1 मीन्स ऑर्डर 1 है, 1x1, a square matrix which is an identity matrix and it has an order 1, I1. I2 identity matrix with order 2, मतलब diagonal elements 1 बाकी सब शून्य। ऐसी बेटा 3x3 का जो मैंने इधर बनाया है। समझ आई बात, क्लियर हुआ। तो I3 ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I4 ऑर्डर 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स A11 A12 A22 A33 A44 आर ऑल 1 एंड द रेस्ट आर शून्य, ठीक। अब बेटा बाजू में मैंने स्पेस क्या छोड़ी, ये थोड़ा सा जेई के लिए। दीज आर नोन एज बेटा ट्राइंगुलर, जैसे डायगोनल है ना वैसे ही बेटा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और इसमें दो ट्राइंगुलर है, एक है अपर ट्राइंगुलर और एक है लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। अब देखो यार काम में नहीं आती हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपके काम में नहीं आती, बट मैं सिर्फ बता रहा हूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके, रुक जाओ, थ्री क्रॉस थ्री बना रहा हूं। अपर ट्राइंगुलर का मतलब होता है A B C D E F G H I,
जो आपके ये हैं डी, जी और एच, ये आपके शून्य होने चाहिए बेटा। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और जीरो हो नहीं हो मतलब नॉन जीरो होने चाहिए। बेसिकली एक आधा जीरो हो जाए वो भी चलता है, लेकिन आपके जो लोअर हाफ होना चाहिए ना, वो आपका शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। मतलब ये आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ऑफ कोर्स वाली बात है बेटा, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर वाले आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। समझ आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। जेई के पर्सपेक्टिव से अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैंने समझा दिया है। अब कोई पूछता है, अगर तुम लोग को पता है, इसमें मैं थोड़ा सा एक बार बस थोड़ी सी इलैबोरेशन कर दूं जेई पर्सपेक्टिव से, सिर्फ जेई पर्सपेक्टिव से इलैबोरेशन करूंगा। अगर तुमसे पूछा जाए टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स मुझे पता है n² होंगे, मैंने अभी अभी बोला था, क्योंकि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n² एलिमेंट्स टोटल हो गए। टोटल डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, डायगोनल में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, n एलिमेंट्स। भाई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 3 एलिमेंट ही तो डायगोनल में, सिंपल यार। अच्छा, अब बेटा कोई ये पूछे कि इधर कितने एलिमेंट्स होंगे और इधर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे निकालें, यहां पर हम फंस जाते हैं। बेटा खुद सोचो, जितने एलिमेंट्स इस ट्रायंगुलर पार्ट में होंगे उतने ही एलिमेंट्स इस ट्रायंगुलर पार्ट में होंगे। लेट, ये तो दिख रहा है ना, अच्छा दिखा देता हूं, अरे यार 2 क्रॉस 2 बनाओ, 1 2 3 4, लेट सपोज ऐसे। बेटा डायगोनल के अलावा जितने डायगोनल के नीचे उतने ही डायगोनल के ऊपर, ये तो लॉजिकल है, ये तो लॉजिकल है ना यार, सिंपल सी बात है। डायगोनल काट दिया तो जितना पार्ट इधर मिला उतना ही पार्ट ऊपर मिलेगा। तो लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी x, so total number of elements in the matrix, total number of elements in the matrix will be how much, x in the downward part, नीचे वाले ट्रायंगुलर के x नंबर, ऊपर वाले ट्रायंगुलर के x नंबर, प्लस n in the diagonal is equal to total number of elements। हो गए मेरे, वापस ध्यान से सुनना। लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाउनवर्ड पार्ट बी x, डायगोनल के नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स x है, डायगोनल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स x ही होंगे, क्योंकि डायगोनल बीचों बीच से काटता है। x प्लस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n, तीनों चीजों को ऐड किया, टोटल एलिमेंट्स हो गए वो मेरे। टोटल एलिमेंट्स मुझे पता है n² है, तो इसका मतलब यहां से मेरा कितना बन जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल टू n² माइनस n, x इज इक्वल टू n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2, या फिर n टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ जीरोज मिनिमम होने ही चाहिए। ये इतने नंबर्स तो तुम्हारे जीरो होते ही होते हैं, ऊपर में कोई जीरो हो गया नहीं हुआ अपने को कोई लेना देना नहीं है, बट अगर अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर हाफ आपका जीरो होनी चाहिए। अच्छा, जेई के टर्म्स में अपर ट्रायंगुलर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी मैं एकदम से भूल गया था, ये इसको मैं एक और बार जीरो वाला बताता हूँ। ए आई जे आप लिखते हो, ठीक है, n क्रॉस n है आपका। अच्छा, जब आपका i ग्रेटर देन j है, वो आपके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा हो जाता है, लोअर ट्रायंगुलर में सेम चीज क्या होगी, ए आई जे n क्रॉस n, जब आपका i इज लेस देन j है तो सारे एलिमेंट जीरो। देख लो यार, i इज ग्रेटर देन j, i इज ग्रेटर देन j का क्या मतलब है, दिस इज योर a21, दिस इज योर a31, दिस इज योर a32। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा i इज ग्रेटर देन j, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। वैसे ही लोअर में ऊपर वाले हो जाएंगे। और अभी अभी हमने जो x की वैल्यू निकाली वो किसकी निकाली, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इतने नंबर ऑफ जीरोस तो होने ही चाहिए। आई बात समझ,
नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, जेई के उसमें समझा दूंगा वापस, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होती गई होंगी, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर होती गई होंगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? लास्ट पार्ट बचा है बेटा, वो है मेरा नल मैट्रिक्स का पार्ट। किसका पार्ट? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स देखते हैं। तो नल मैट्रिक्स क्या है बेटा? जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये है आर्यभट्ट जी की मैट्रिक्स। हम आर्यभट्ट जी को याद करेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट आर्यभट्ट नंबर हो, उनको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये तुम इतना ही समझ लो कि तुम्हारी नल मैट्रिक्स जो होती है बेटा, पहले ही कह रहा हूँ, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। नल मैट्रिक्स कैन बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, सिर्फ एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। आई बात समझ? दूसरी चीज़, ये नल मैट्रिक्स तुम्हें हमेशा लाइफ में याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? कौन सी वाली बेटा? ये वाली। बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, आ जाओ बेटा, ये वाली देख ली ये नल मैट्रिक्स। तो बेटा यहां पर आ जाओ, क्या दिखा रहा हूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या होती है बेटा? ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। और उसके आगे बेटा ये लगा दो क्या बन गया बेटा? 100। यही तुम्हारे नंबर आने वाले इस 2025 बोर्ड्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमेशा याद रखनी है यार। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, जिसकी सिर्फ रो हो, एक ही रो हो। तो ऐसी एक रो मैट्रिक्स जिसके 2 कॉलम हो, मतलब ऑर्डर क्या हो गई बेटा? 1 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। रो मैट्रिक्स विद विच इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें 2 कॉलम होने चाहिए, दोनों 0 0 हो जाएंगे आपके नल मैट्रिक्स की वजह से। और बाजू में लगा दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये तुम्हारे बेटा 2025 2025 बोर्ड्स के नंबर होने चाहिए, गारंटी मेरी। समझ आ गई बात? क्लियर? क्लियर? चलो अब पानी वानी पिए, ये हमने कर लिया है। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो कि है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्राइसेस स्टार्ट करते हैं यार। इक्वालिटी का मतलब हो गया कि तू और तेरी बहन इक्वल है। सही बात है, मम्मी पापा के सामने, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहन तो पापा की परी होगी और तू मम्मी का लाडला होगा, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स वाली बात है। बट द गेम इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बीइंग इक्वल। अगर दो मैट्राइसेस के जो ऑर्डर हैं वो इक्वल हैं, तो उसके एलिमेंट्स सेम होंगे। तो उसके एलिमेंट्स होंगे क्या? सेम। वापस टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल। कंडीशन उसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, जो नीचे लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे बीइंग इक्वल। ठीक है, टेंशन मत ले, रटी हुई है मुझे, ठीक है। अपने 100 वाले लोग हैं, ठीक, तो चूस के ना निकाल लेते हैं, समझ आ गई बात? ठीक, चलो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, 2301 एंड 2301 आर इक्वल मैट्रिक्स, बट 3201 एंड 2301 आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? इसलिए क्योंकि इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग A11 है, जो B11 है,
वो दोनों इक्वल नहीं है. सो बेसिकली इक्वालिटी का मतलब क्या है? देखो ऑर्डर तो सेम है, 2x2 2x2, पहली चीज वेरीफाइड. बट A11 B11 must be equal, A12 B12 must be equal, A21 B21 must be equal, A22 B22 must be equal. मतलब ये सारी चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए. अगर ये है प्लस इनका ऑर्डर सेम है तभी ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी. ठीक. तो अब बेटा बात ये आ गई, सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल. अगर क्वेश्चन में ही तेरे को गिवन है कि ए एंड बी मैट्राइसेस आर इक्वल, तो तुझे कुछ नहीं करना, एक्स को इधर देखो, पहले ऑर्डर चेक कर, पहले एक बार फिर भी ऑर्डर चेक कर ले. ऑर्डर क्या है बेटा? 3x2 3x2. हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3 रो 2 कॉलम. अच्छा, तो अगर ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए इज इक्वल टू बी है भाई, तो सिंपल सी बात है, A11 हैज टू बी इक्वल टू B11, A12 हैज टू बी इक्वल टू B12, A21 हैज टू बी इक्वल टू B21. हैज टू बी का मतलब है भाई गाड़ दूंगा, बोला है मतलब गाड़ दूंगा, ऐसी वाली बात है. हैज टू बी मतलब होगा, होना ही पड़ेगा. ठीक. तो x की वैल्यू -1.5 हो गई, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू √6, b की वैल्यू 3 एंड c इज इक्वल टू 2. समझ आई? पक्का. आगे बढ़े फटाफट से. देख भाई, एग्जाम्पल 4 क्या है? इफ x प्लस 3 इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z. मैं ये बेटा मतलब तू ये समझ ले, मैं इसके लिए पेन भी नहीं उठाऊंगा, मन में ही करेंगे ये सारे. x प्लस 3 हैज टू बी इक्वल टू 0, A11 हैज टू बी इक्वल टू B11. इक्वालिटी आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो बता देना यार, मैं एक और बार लेक्चर ले लूँगा इसके इक्वल, मतलब इसके लिए. ठीक है. x प्लस 3 हैज़ टू बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आ गया. z प्लस 4 हैज़ टू बी इक्वल टू 6, z की वैल्यू 2 आ गई. 2y माइनस थाला. ठीक है. 2y माइनस थाला हैज़ टू बी इक्वल टू 3y माइनस 2. ठीक है. तो यहाँ से तुम्हारी y की वैल्यू आनी चाहिए -5. एक बार चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू -5 है. हाँ जी है. ठीक है. -6 इक्वल ही दिया है. a -1 हैज़ टू बी इक्वल टू -3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -2. 0 हैज़ टू बी इक्वल टू 2c प्लस 2, c हैज़ टू बी इक्वल टू -1, b -3 हैज़ टू बी इक्वल टू 2b प्लस 4, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -थाला. b हैज़ टू बी -थाला. ठीक है. सो -21 -0 0 हो गया बेटा, मुंह बोला सॉल्व. तो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स वाली बात है, नहीं आने वाला कहीं पर भी, बट ऑब्वियसली हर चीज़ पढ़ानी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो इसलिए पता होना चाहिए. ठीक है. चलो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग. अब 2 इक्वेशन आ गई यार, 2 वेरिएबल आ गए. इसको हम लोग इक्वेशन पहले बना लेते हैं, फिर सोचते हैं मन में ही, अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं होता कैलकुलेट तो कोई बात नहीं है. 2a प्लस बी हैज़ टू बी इक्वल टू 4 बेटा, पहली बात. A11 हैज़ टू बी इक्वल टू B11, A12 हैज़ टू बी इक्वल टू B12, a माइनस 2b हैज़ टू बी इक्वल टू -3. अच्छा जी, तो ट्राई करते हैं यार, ऐसा सोचते हैं फटाफट से कि क्या हम लोग मुंह बोला सॉल्व कर सकते हैं. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6. देखो मैं मन में कर रहा हूँ, तुम लोग को इतनी तो समझ में आ गई कि इक्वेशन क्या बनेगी. 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस d इज इक्वल टू 24. तुम लोग को इक्वेशन सॉल्व करनी है, तुम फटाफट से कर लो, नीचे आंसर वैसे भी इसके दिए हुए ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, गेस करते अपने से हो सकता है या नहीं हो सकता मन में. ठीक है. 2a प्लस बी 4 है, a माइनस 2b -3 है, इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा मेरा. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को, तो जैसे b माइनस और -4b इज इक्वल टू 5b, 5b क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. और b की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 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 a1 होना चाहिए, a1 b2. ओ ठीक, ठीक है, तुम भी कर ही सकते थे, मजे ले रहा था मैं. ठीक है. तो सी और डी निकाल लेना. गुड टू गो. सो फाइनली वी आर ऑन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस फिशिंग चैप्टर.
समझ आ गया फाइनली यार, पहली एक्सरसाइज तुम कर रहे हो 12वीं की, सही बात है, स्टार्ट करें। ठीक, तो एक फटाफट से ड्रिंक ऑफ वाटर लो, एक आधा तुम ठूसो अपने मुंह के अंदर। क्या ठूसोगे, देख लो बादाम वादाम पड़े हैं तो थोड़ा दिमाग चलेगा, क्योंकि अभी तक कम से कम एक घंटे का तो देख ही लिया है तुमने लेक्चर, है ना। तो अब वो पूरी ख़त्म करनी है, ठीक है, समझ आया, स्टार्ट करें। ओके, एक्सरसाइज 3.1, लेट्स बिगिन। तो पहला यार, इन द मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके जी, ऑर्डर लिखना है, सब लोग बोलो यार मुंह से, क्या है ऑर्डर। वेरी गुड, सुनाई दे गया मुझे। 3 क्रॉस 4, वेरी गुड। 3 आपकी रो है, 4 आपके कॉलम है, तो आंसर 3 क्रॉस 4 हो गया। वेरी गुड, तू बोलते जा, मुझे सुनाई दे रहा है, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। चल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे वो तो तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना हम लोग को फॉर्मूला पता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12। राइट द एलिमेंट्स A13। A13 कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 19, ठीक है। A21 इज 35, A33 is your third row, third column, that is -5. A24 is this, that is 12, and A23 is 5/2. आई होप मैंने आंसर करेक्ट लिखे हैं, अगर कहीं पर भी गलती हो तो कमेंट कर देना यार। आई होप तुम्हारा भी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी गलती हो तो प्लीज़ लिख देना, फटाफट से मुझे बस सॉल्व करके ख़त्म करवाना है, क्योंकि इट्स एन ईजी टास्क, हमने आधे से ज़्यादा एग्जाम्पल इसके किए हुए ही हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। 24 एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था, फैक्टराइज करो, है ना, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इधर लिख देते हैं यार बाजू में। 24 के क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 24 एक बन सकता है, या फिर 24 क्रॉस 1 भी बन सकता है, या तो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। कॉलम कौन सी होगी, जिसके पास कॉलम एक है, मतलब 24 क्रॉस 1, 24 रोज 1 कॉलम, या फिर रो मैट्रिक्स जो कि है 1 क्रॉस 24, मतलब एक रो 24 कॉलम, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका। फिर दूसरा आ जाएगा 2 12, ऐसी 12 2 भी आएगा आपका बेटा। फिर उसके बाद 3 8 आएगा, तो 8 3 भी आएगा, ठीक है। लिखते कैसे आंसर को वो मैंने पहले एग्जाम्पल में भी बताया हुआ ही है, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, बाकी सारे भी लिख देना। 3 8 हो जाएगा बेटा, 4 6 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है, यही इसके फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24 ना, हाँ बस, ठीक है, ये आंसर है। तो आपके टोटल कितनी मैट्रिक्स हो गई, 2 2 8, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 13 एलिमेंट्स है बेटा, प्राइम नंबर है 13, तो ऑब्वियसली बात है यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ये चलो ये वाला तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। 9 2 2 9 है ना, 1 8 6 3, ठीक, ये तुम कर लेना। 5 वाला 1 क्रॉस 5 5 क्रॉस 1, ठीक है। चलो अब फटाफट से ये करते हैं यार, कंस्ट्रक्टर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स AIJ, कौन सा वाला करूं मैं, मैं इसके 2 एलिमेंट बता देता हूँ और इसके 4 एलिमेंट बता देता हूँ, बाकी फटाफट से तुम लोग लिख करके खत्म कर लो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, कंस्ट्रक्टर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ऐसा मैंने तुम लोग को पहले भी करवा दिया था एग्जाम्पल में। 2 क्रॉस 2 AIJ इज इक्वल टू IJ। अच्छा, तो 2 क्रॉस 2 में पहली बात तो होते क्या है, क्या होते हैं 2 क्रॉस 2 में, A11 A12 A21 A22, करेक्ट बात है, ये 2 क्रॉस 2 है। I क्या है 1, J क्या है 1, I1 J1 फॉर A11, मतलब 1/1 दैट इज 1, I1 J2 मतलब हाफ, I2 J1 मतलब 2, I2 J1 है, और 2/2 दैट इज 1। आई बात समझ, इसके लिए भी कर लोगे ना यार, ठीक है। फटाफट से मन में एक आधा मैं आंसर बताता हूँ, जैसे 2 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, पहले एलिमेंट तुम्हारा हो जाएगा 2, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 9/2, तीसरा एलिमेंट A21 तुम्हारा हो जाएगा वही 9/2, और A22 हो जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर दैट इज 16/2 दैट इज 8। गुड टू गो,
चेक कर लेना और ये तुम लोग खुद से कर लेना। गुड, आगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। 3x4, ओके 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 ओके, 3x4 करना है यार कंस्ट्रक्ट। ठीक है, थ्री क्रॉस फोर, पहले तो सारे वो लिख लिया करो अगर दिमाग में नहीं आता है तो। 3x4 का मतलब है 3 रो बेटा, 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो ऑफ कोर्स वाली बात है, ये तो बहुत छोटी जगह मैंने बता दी, 4 कॉलम है, तो A12, A13, A14, A21, A31, A22, स्किप कर दो, फटाफट से स्किप कर दो आगे। ठीक है, तो 3x4 है और मैंने हमेशा बोला है ये लास्ट एलिमेंट और ये हमेशा वेरीफाई हो जाया करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अच्छा मैं मॉड वाला करके बता देता हूँ एक फटाफट से, यहाँ करते है ना। तो A11 बेटा, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। अच्छा ऑब्वियसली बोर्ड्स में इतना बच्चों जैसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं आएगा, बट तुम्हारे स्कूल लेवल पर आए तो स्टेप दिखा देना बेटा। A11 इज -3 + 1, तो -3 + 1 क्या होता है? अच्छा ये मॉड है, हाँ ठीक है, -3 + 1 होता है तुम्हारा -2 का मॉड हो जाएगा +2 + 2 इज 2 / 2 दैट इज 1, तो आंसर तुम 1 लिख दोगे। इसका आंसर बता दो, दूसरा वाला अगर तुम मुझसे फास्ट हो तो प्लीज़ जल्दी करो और दूसरा वाला भी साइड बाय साइड खत्म कर दो। A12 आई की जगह 1 डालूंगा तो -3 + 2 इज -1, -1 इज हाफ। A13 तो -3 + 3 इज 0। A14 -3 + 4 इज हाफ। ठीक है, A21 -6 + 1 -5, A22 -6 + 2 -4, -6 + 3, -6 + 4 2। गाइज वेरीफाई कर लेना है एक बार। 3 1 -9 + 1 3 2 -9 + 2 8 आएगा, फिर 7 आएगा। मैं क्यों इतना टाइम पास कर रहा हूँ? 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। ये लॉजिकल था ये तो यार, पागल हो गया था मैं, सॉरी हूँ मैं ऐसा, वो कभी कभी बीच में स्ट्राइक नहीं करता है, चमकता नहीं है। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लेना फिर भी, बाकी तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, और इसका भी तुम लोग फटाफट से कर ही सकते हो। चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हम लोग को पता है इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो डायरेक्टली 4y हो जाएगा, 3z हो जाएगा, x1 हो जाएगा, 5 5 है। अच्छा जी, x + y 6 है, 5 + z 5 है, मतलब z की वैल्यू 0 हो गई, xy तुम्हारा 8 है। अच्छा x + y तुम्हारा 6 है और xy तुम्हारा 8 है। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन आ गया, x + y तुम्हारा 6 है और xy तुम्हारा 8 है। तुम लोग डायरेक्टली आंसर 4 2 तो बता रहे हो, सही बात है, लेकिन x फोल्ड लूँ या y फोल्ड लूँ? तुम ये 4 2 कहाँ से बता रहे हो? दिमाग से और कहाँ से बताओगे? सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन बचपन याद आ रहा है? क्लास 10 सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? कोई भी क्वाड्रेटिक को आप हमेशा क्या लिख सकते हो? मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तेरे को 11वीं नहीं आती, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो तुझे 11वीं में भी ये चीज़ सीखी होगी, x² - सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बेटा इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज करेगा तो क्या बनेगा? x - 4 x - 2 नहीं बनेगा, तो तेरे x की वैल्यू या तो 4 आ जाएगी या तेरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x 4 है तो y 2 है, अगर y 4 है तो x 2 है। याद आया कैसे करते हैं? ठीक है, अगर बड़ा नंबर होता ना तो पक्का हक देता, पक्का गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर, तो इसमें मैंने तेरे को
क्लास 10 भी रिवाइज कर दिया। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपकी इज इक्वल टू 0 होती है ना। ठीक है, चल ठीक है आगे। x प्लस जेड तेरा 5 है, y प्लस जेड तेरा 7 है, x प्लस वाई प्लस जेड तेरा 9 है। ठीक है, अब ये यार तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। x प्लस वाई जेड की जगह अगर मैं इधर 5 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 5 प्लस वाई तेरा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू तेरी 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू 3 है, अगर z की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 2 है। ठीक है, वेरीफाई कर ले। नहीं समझ में आया, एक और बार बस स्टार्टिंग का स्टेप रिपीट करो फिर तू कर लेगा। मैंने x, ये तो मुझे पता लग रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 होगी, इक्वालिटी है। ठीक है, अच्छा जी, x प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास 5 दी हुई है, मैंने वो सब्सटीट्यूट कर दी तो सीधा y की वैल्यू आ गई, या फिर तू y प्लस जेड की वैल्यू 7 सब्सटीट्यूट कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बात एक ही है, जो तेरे को अच्छा लगे। समझ में आया, आगे बढ़ चल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। अरे यार ये कर लेगा तू यार, अभी अभी इसके ऊपर ही एग्जाम्पल ऐसा करवाया था है ना, ये तो फटाफट से कर लेना। a माइनस बी तेरा -1 है, 2a माइनस बी तेरा 0 है, तो b इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, b की वैल्यू 2a आ जाएगी तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। चेक कर ले, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। ठीक है, a1b2 a1b2, हाँ सही है। ठीक है, और a की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू तेरी 3 होगी, c की वैल्यू तेरी 3 हो गई तो d की वैल्यू तेरी 4 हो जाएगी। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना, बाकी तो एक बार खुद से है ना इक्वेशन बना लेना। हमें पता है a माइनस बी -1 होगा, 2a माइनस बी 0 होगा, 2a प्लस सी 5 होगा, 3c प्लस d 13 होगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑल राइट। चलो फटाफट से 8th, a इज इक्वल टू ए आई जे है, m क्रॉस n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे यार स्क्वायर मैट्रिक्स है, m इज इक्वल टू n होगा, बिना सोचे समझे आंसर है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज इज इक्वल टू कॉलम्स होते हैं। आगे बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अच्छा जी, मैट्रिक्स को अगर इक्वल करना है तो y माइनस 2 को 5 के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू को थाला होना पड़ेगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू थाला है, हाँ भाई वेरीफाई हो रहा है। अच्छा x की वैल्यू में देखते हैं, x की वैल्यू होनी चाहिए यार -7/3, इधर -7/3 वेरीफाई है, -7/3। अच्छा मैं वेरीफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये इक्वेशन इससे इक्वल होनी चाहिए, ये वाली इससे इक्वल, ये वाली इससे इक्वल, ये वाली इससे इक्वल, क्योंकि लॉ क्या कहता है इक्वालिटी का, कि अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर तो देखो यार वैसे ही 2x2 है, दिख रहा था इक्वल है, वो मैंने बोला नहीं, अगर आपका ऑर्डर इक्वल है तो हर एक एलिमेंट भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो आंसर आया क्या वो सच है। ठीक है, इसलिए -7/3 डालो यार, -7/3, अरे ऑप्शन ही नहीं है -7/3। ओ मतलब इधर को झोल है, 2 - 3 टाइम्स -7/3, 3 3 कैंसिल होगा। हाँ देख 9 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, है ना। वेरीफाई कर देख, इधर इधर से वैल्यू x की -7/3 आ रही है, इधर तो वैल्यू 9 आ रही है, अगर तो 2 - 3x डालता है तो। ठीक है, लेकिन उधर 4 लिखा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखो ऑप्शन में नहीं था ऐसा। ठीक है, घुमा गया ना, है ना एनसीईआरटी, मस्त है, मज़ा आता है। ये आ गया बेटा, अब आ गया जेई लेवल टाइप का एक क्वेश्चन, और ये बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा गया है, स्पेशली एमसीक्यू बेसिस पर। ठीक है, इसी से रिलेटेड भी बहुत सारे पूछे गए हैं, इसको मैं सिखाऊंगा और फिर ये आपका 3.1 हो जाएगी ख़त्म। सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, जितनी बना सकते हो बनाओ, ऑफ ऑर्डर 3x3, जिसमें तुम सिर्फ एंट्री क्या डालोगे, 0 और 1 डालोगे, मतलब जो तुम्हारे A11 A12 A13 जो भी जितने भी होंगे तुम्हारे 3x3 है तो A33 तक जाएगा, वो सब के सब या तो 0 होने चाहिए या तो 1 होने चाहिए। अब एक बार अगर मैं दिमाग लगाऊं, बेसिक सा दिमाग लगाऊं, एक बार इसको आगे पुश कर देते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स तुम्हारी क्या बनेगी कि सारी 0 हो जाए, 3x3 है यार, एक होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक बोलोगे तुम किसी एक को 0 कर दो, बाकी सबको 1 कर दो, ऐसे तो तुम बनाते जाओगे।
फिर तुम बोलोगे कि नहीं 2 को 0 कर दो, कि नहीं 3 को 0 कर दो, कि नहीं 4 को 0 कर दो, कि नहीं 5 को 0 कर दो। सही बात है, ऐसे तो बहुत मैट्रिक्स बनती जाएंगी। तो हम लोग एक बेसिक लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ऐसी टाइप की चीज़ें भी बनेंगी, ऐसे मैं बनाते जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक पहले लॉजिक क्लियर करते हैं। बेसिक लॉजिक क्या है यार, हर प्लेस पर देर आर हाउ मेनी प्लेसेस, देर आर 9 प्लेसेस ऑल टुगेदर। ये तो मुझे पता लग रहा है क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, 3 into 3 is 9. देर आर 9 प्लेसेस ऑल टुगेदर. ईच प्लेस कैन हैव एनी ऑफ द 2 एंट्रीज, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1। क्या ये बेसिक क्वेश्चन नहीं हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले? याद है वो अपन वो लॉक वाला करते थे, तुम लोग को याद है या नहीं याद है मुझे पता नहीं है। नहीं तो अपन डायरेक्टली करते थे, नंबर्स को रिपीट करना। अगर 1 2 3 4 5 दिया, 5 डिजिट नंबर बनाना है एंड द नंबर्स कैन बी रिपीटेड। हर पोजीशन पर 5 नंबर जा सकते हैं, हर पोजीशन पर 5 नंबर डाल दो, तो 5 5 5 5 5 5 की पावर 5 आंसर। याद आ रहा है थोड़ा बहुत अगर तूने किया हुआ हो तो, ठीक है। तो वैसे ही बेटा इसमें भी हर पोजीशन पर मैंने 2 2 2 2 2 2 2 2 डाल दिया, तो 2 की पावर 9 मेरा आंसर बन गया। ठीक है, समझ आया? तो बस 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 है ना। तो आई होप 512 ही हमारा आंसर हो, ऑप्शन भी है 512 ही होगा। तो पहले लेक्चर से तो यार इतना ही है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज वाइज ही अपने लेक्चर बनाते जाऊंगा, ठीक है। सो 3.1 हमारी ख़त्म हुई है और आज का तुम्हारा मैथ्स का टास्क ख़त्म हो गया है, ठीक। अगर तुम्हें और मन करेगा तो आगे का लेक्चर तो मैं कल ही पोस्ट करूँगा वैसे भी, ठीक। लेकिन तुम लोग आगे कर लेना, अगर तुम्हें मन करता है तो तुम लोग खुद से आगे बढ़ लो, तुम लोग सीख भी सकते हो। वरना बाकी आज का प्लान है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। और अगर मुझे लगेगा कि ये बहुत कम बना है, क्योंकि मैंने कंबाइन नहीं किए, क्योंकि बार बार बीच में पॉज ले रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो कंबाइन करूँगा जब, तो एक और डाल दूँगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई पूरे दिन में ये तो वैसे ही इतना सस्ता टॉपिक है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, तो यू कैन डू द अदर टॉपिक एज वेल, तो दूसरी वीडियो भी साथ में मैट्राइसिस की आ जाएंगी। सो आई होप योर डे 1 वॉज गुड इनफ। अभी तक तुमने जितना किया, ठीक है। डे 1 से हम लोग ने स्टार्ट किया यार, अब हम लोग फिजिक्स करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं। और मैं देखता हूँ कंबाइन होकर के कितना बनता है, नहीं तो जो दूसरा लेक्चर अभी इसके आगे बनाने बैठूंगा वो भी साइड बाय साइड डे 1 का ही तुम्हारा पार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक कुछ भी होगा यार, यू आर वेरी मच फ्री टू राइट डाउन एनी कमेंट, ठीक है। तुम्हें नहीं मज़ा आ रहा मत देखना, सिंपल सी बात है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं यार, ऑल इंडिया इतने अच्छे अच्छे टीचर है। मेरा काम है हम एवरेज बच्चों को बस टॉप बनाने हैं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ाना है यार, वो 12 लाख लोगों को ना डर लगना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो बच्चा पढ़ता है ना उसको पता है उसकी एयर पहले 100 में आ जाएगी या पहले 1000 में आ जाएगी, 10,000 में आ जाएगी। मैं चाहता हूँ हम वो अगले 9 महीनों में 270 दिनों में वो करके दिखाए कि कांपने लग जाए बंदा, भाई तू तो, तेरे को तो आता ही नहीं था, तू कंपटीशन में कैसे आ गया, ठीक है। तो बस दिस वॉज आई होप फ्रॉम डे 1। बाकी अगर और डालूंगा तो हो सकता है और डालूँ। आई होप यू लाइक इट। लेक्चर देखो यार, देख ही लिया मतलब, अब फिजिक्स का देखना, थोड़ी देर बाद अपना रेस्ट लो अपने हिसाब से। बाकी तुम लोग को टाइम टेबल रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए होगा, पूछना होगा, तुम प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो, मुझसे बात कर लो। इंस्टा हैंडल एवरेज वाला की नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे पास मेरी आईडी भी होगी, नहीं होगी, मेरा इंस्टा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड दिस इज़ इट यार, ठीक है। योजित भसीन साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, बाय।